कल यानी धनतेरस के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित करेंगे। तो इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए कल दोपहर 12:30 बजे सरकार की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, जिसमें 3 बड़े मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे। उसका आधिकारिक जो एजेंडा है वो ये बताया गया है कि जो 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं, उसको लेकर सरकार के तीनों बड़े मंत्री प्रेस को जानकारी देंगे, देश की जनता को बताएंगे कि आखिरकार जीएसटी से कितना बड़ा बदलाव अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दीपावली के मौके पर आम आदमी को राहत देने के लिए डबल धमाका किया जाएगा, तो ये जीएसटी एक बड़ा तोहफा था। उसके बाद से अब इस मोमेंटम को किस तरह से आगे बढ़ाए रखा जाए, इस मुद्दे पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोकस हो सकता है। माना जा रहा है कि कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए भी ऐलान हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि अभी इसको लेकर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जो जीएसटी का जो बड़ा मुद्दा है, जिससे कि खासतौर से आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी होम अप्लायंसेस वगैरह हैं, काफी जहां पर रेट में सस्ते हुए और लोगों ने जमकर खरीदारी की, वो सारे आंकड़े इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। दिवाली से पहले बाजार में बुल्स का जोश फुल हाई रहा। 73 सत्रों के बाद बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ। वहीं सेंसेक्स निफ्टी भी 52 हफ्तों की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब रहे। आज के बाजार में निफ्टी ने 25,781 का और सेंसेक्स ने 84,172 का नया 52 वीक हाई बनाया। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा तेजी रही, तो वहीं ऑटो, फार्मा में भी खरीदारी देखने को मिली। आखिरी घंटों में ऊपरी स्तरों पर हल्का दबाव भी दिखाई दिया। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट रही, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स और मेटल इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली। तो इस साल 2 जुलाई के बाद बैंक निफ्टी ने एक बार फिर नया हाई बनाया है। पिछले शिखर से शिखर तक किन बैंकों ने दिखाया सबसे ज्यादा दम, ये बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आज का स्टार है और लगातार सीएनबीसी आवाज पर हम आपको बताते जा रहे हैं कि निफ्टी बैंक में बहुत कंपैरेटिव रेजिलियंस और स्ट्रेंथ यहां पर आपको नजर आएगी। अब 2 जुलाई के बाद अगर आप देखें तो नया ऑल टाइम हाई ब्रीच किया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है और इसमें लग गए तकरीबन 74 सेशंस। हालांकि 2 जुलाई से लेकर 3 सितंबर के बीच में अगर आप देखें तो बहुत मौके दिए निफ्टी बैंक ने, ऐसा नहीं कि किसी को मौका नहीं दिया। अब 2 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक अगर आप देखें तो 7% की गिरावट आ गई और ये पूरी रिकवरी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहां पर आपको देखने को मिला। निश्चित स्तरों से अगर आप देखें तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन खास बात यह कि इस पूरी रैली में सरकारी बैंकों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी पीएसयू इंडेक्स एक अलग इंडेक्स है। इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 2 जुलाई से लेकर अब तक 7% की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन समझ लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो जैसे पीएसयू बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चला है कैनरा बैंक, 11% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारी भरकम दिग्गज है, 10% के बड़े मूव्स यहां पर आपको नजर आए। बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है और कोटक बैंक है। हालांकि अगर आप देखें तो जो प्राइवेट बैंक हैं इनमें ना के बराबर का मूव है। भाई एक तरफ जो सरकारी बैंक है, गजब की स्ट्रेंथ यहां पर आपको देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी बैंक्स में तेजी आ गए, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे बैंकिंग स्पेस में जिन्होंने इस पीरियड में भी गिरावट दिखाई है और इंडसइंड बैंक बड़ा लैगर्ड है, 12% की गिरावट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तकरीबन 6% नीचे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली और फेडरल बैंक इसने भी अगर आप देखें तो निराश किया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी सारे फैक्टर्स हैं इस तेजी के लिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो Q2 के अब तक के ऑपरेशनल नंबर्स आए हैं, ज्यादातर बैंकों के सबके बढ़िया देखने को मिले, सरकारी बैंकों के ज्यादा बेहतर थे। अब कुछ चुनिंदा बैंकों के नंबर्स भी आ चुके हैं, वहां पर भी आपको ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिली है। कुछ खबरें ये भी निकल रही थी कि पीएसयू बैंक्स के जो कंसोलिडेशन 2.0 इसकी शुरुआत होने वाली है, तो इसके बाद से लगातार मोमेंटम हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखा। और खास बात यह कि जो माइक्रो फाइनेंस की बुक्स है इसमें पिछले टाइम तक काफी ज्यादा स्ट्रेस था, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से बता रही है कि Q2 के नंबर्स के बाद हो सकता है कि ये स्ट्रेस पीक आउट हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा, यहां से बेहतर दौर देखने को मिल सकता है। तो काफी सारे कारण हैं इस तेजी को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन निफ्टी बैंक की तेजी में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको सरकारी बैंक्स की तरफ से देखने को मिला है।
चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें बाजार की नजर आज आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजों पर रहेगी। कैसे रह सकते हैं RIL के नतीजे, बता रहे हैं यतिन मोहता। जी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे सेकेंड क्वार्टर के और देखते हैं किस तरीके से नतीजे का एक्सपेक्टेशन है बाजार में। अगर हम बात करें तो जो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है सिक्वेंशियल बेसिस यानी तिमाही दर आधार पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू में लगभग 2% का इजाफा आप देखेंगे, तो वहाँ आपको सुधार दिखेगा। और ब्रॉडली जो टेलीकॉम बिजनेस से आपको ग्रोथ मिल रही है वहाँ कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एबिटा की बात करें तो 45,000 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन है कंसोलिडेटेड एंटिटी का, जहां आपको 5% की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि पिछले क्वार्टर आपने एशियन पेंट्स की सेल के ऊपर मुनाफा देखा था, तो बेस बड़ा है और उसी लिए आपको रिपोर्टेड प्रॉफिट जो है 26% नीचे दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेगमेंट्स की तो रिटेल का एबिटा लगभग 3% सुधरेगा। O2C कारोबार जो कि एक बड़ा कारोबार है, यहाँ आपको एबिटा 4% बढ़ के 15,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ेगा। और ऑयल एंड गैस एबिटा की बात करें तो वो लगभग 4600 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर हम बात करें O2C सेगमेंट की ग्रोथ की तो पिछले क्वार्टर काफ़ी सारा मेंटेनेंस शटडाउन था, क्रूड के दामों में वॉलेटिलिटी थी जो इस क्वार्टर नहीं होनी चाहिए, तो वो एक मदद मिलेगी। इसके अलावा जो फेस्टिव सीजन सेल्स हैं उसके कारण रिटेल कारोबार को एक बूस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली जो क्वार्टर एंड के फैग एंड में आता हुआ नजर पड़ा है तो दिवाली में और पिकअप एक्सपेक्टेड है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो वहाँ वॉलेटाइल क्रूड के दाम के चलते थोड़ा बहुत जो रियलाइजेशन है वो कम होता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन जियो ये जो टेलीकॉम बिजनेस है यहाँ फोकस रखिए, क्योंकि रेवेन्यू जो है सिक्वेंशियली 3% बढ़ेगा। एबिटा में अच्छी खासी वृद्धि होगी, क्योंकि जो आरपू है जो कि एक बड़ा आंकड़ा हम ट्रैक कर रहे हैं वो लगभग होना चाहिए 212 रुपए के आसपास, जो पिछले क्वार्टर 209 रुपए के आसपास था। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास आपको जियो की प्रॉफिट आती हुई नजर पड़ सकती है। अगर हम कंसोलिडेटेड आउटलुक की बात करें तो क्या लोग जानना चाहेंगे न्यू एनर्जी बिजनेस का आउटलुक, जहां तक कि मार्जिन का सवाल है, रिफाइनिंग और पेटकेम बिजनेस में किस तरीके से मार्जिन शेपअप हो रहे हैं, वहाँ मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जियो का IPO है वो अनाउंस किया था चेयरमैन साहब ने AGM में, तो वहाँ क्या डेवलपमेंट है और किस तरीके की वैल्यूएशन, किस तरीके की आरपू ग्रोथ वहाँ एग्रेसिवली और भी कर सकते हैं, क्या टैरिफ हाइक हो सकता है, ये सारे सवाल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन ओवरऑल एक हेल्दी क्वार्टर आपको रिलायंस का देखने मिलेगा Q2 में। चलिए यहाँ पर हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका रखरखाव और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। किसी भी तरह का कोई फैसला लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। तो चलिए दिवाली का मौका है और अभी तक आपने निवेश की प्लानिंग की है या नहीं, अगर नहीं तो हम करेंगे आपकी मदद और आपको बताएंगे ऐसे टॉप 5 फंड जो पोर्टफोलियो को करेंगे सुपर फिट एंड हिट। शाम 6:27 पर जरूर देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम दिवाली से दिवाली तक टॉप फंड्स। डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। आज इस सेक्टर के लिए बड़ा दिन है क्योंकि नासिक यूनिट के LCA Mk1A की पहली फ्लाइट का रोल आउट हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL की नासिक यूनिट में लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की तीसरी असेंबली लाइन और ट्रेनर एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। तेजस LCA Mk1 का प्रोडक्शन बंगलुरु की 2 HAL फैसिलिटीज में पहले से ही किया जा रहा है। नासिक में 150 करोड़ की लागत से तीसरी असेंबली लाइन तैयार की गई है। इससे तेजस निर्माण की सालाना क्षमता 16 से बढ़कर 24 यूनिट हो जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट Mk1A तेजस LCA का अपग्रेडेड वर्जन है जो एयरफोर्स से रिटायर हो चुके MiG-21 की जगह लेगा। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। HAL के नासिक प्लांट से पहला लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A बनकर तैयार हो चुका है और इसका इंडियन एयरफोर्स को भी बेसब्री से इंतजार है। ये एयरक्राफ्ट पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए कितना अहम होगा, नासिक से बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय।
जी हाँ, ये वही है एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये वही फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में अगर दुश्मन सुनेंगे तो उनके पसीने छूट जाएंगे। इसकी खासियत ऐसी है कि जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसका इंडियन एयरफोर्स का लंबे समय से इंतजार चल रहा है। यह है मार्क 1A एयरक्राफ्ट, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने नासिक प्लांट में बनाया है और नासिक प्लांट से बना हुआ ये पहला एयरक्राफ्ट है। और इस एयरक्राफ्ट की खासियत यह है कि ये बगैर फ्यूल भरे हुए 500 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर इसको बीच में फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो आगे आप देख रहे होंगे तो फ्यूल मिड एयर फ्यूल भरने की सुविधा है, नहीं हवा में ही इसमें फ्यूल भरा सकता है। दूसरी, इस एयरक्राफ्ट की खासियत यह है कि 50,000 फीट तक ये एयरक्राफ्ट ऊपर तक उड़ सकता है और इसमें अत्याधुनिक हथियार लगाने की पर्याप्त सुविधा दी गई है। इसमें ऐसे ऐसे रडार लगाने की सुविधा है जो दुश्मनों का अगर कोई भी रडार आता है आसपास तो उसको निष्क्रिय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में ऐसे ऐसे हथियार लगाने की सुविधा है जो आप जहां तक देख सकते हैं उससे ज्यादा दूर तक उसकी मारक क्षमता होती है। इसमें ऐसे मिसाइल लगाए जा सकते हैं जो करीब 150 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रख सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, CBI और साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक के साथ हुई धोखाधड़ी का खुद संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई की थी। पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले कुछ समय से डिजिटल अरेस्ट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये एक नया मामला हरियाणा के अंबाला से सामने आया है, जहां पर साइबर फ्रॉड करने वालों ने एक वरिष्ठ महिला के साथ 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की और ये सारा काम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के किया। बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व CGI हैं उनके जाली आदेश बनाया, उस पर साइन किए, सुप्रीम कोर्ट की जो मोहर है उसका गलत इस्तेमाल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के नाम का गलत इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से ये साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं ये लगता है कि पूरा का पूरा पैटर्न इसके अंदर शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको लेकर के केंद्र सरकार, CBI और उसके साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच किए जाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस और जो हरियाणा की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है उनको भी नोटिस जारी किया, उनसे पूरा जवाब मांगे कि आप इस पूरे केस की जांच की स्टेटस रिपोर्ट हमको सौंपे और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जल्दी ही करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, नए साल में पोस्टल विभाग 8 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, जिसमें स्पीड पोस्ट और पार्सल की समय पर गारंटीड डिलीवरी शामिल है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनवरी से 24 घंटे और 48 घंटे में स्पीड पोस्ट की डिलीवरी की गारंटी दी जाएगी। पोस्टल विभाग का लक्ष्य 2029 तक मुनाफे में आना है। ये केवल डाक विभाग की पूंजी नहीं, देश की पूंजी है और हमारी कोशिश है कि उनकी सशक्तिकरण के आधार पर, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के आधार पर नए लाइंस ऑफ बिजनेस उनके लिए इंट्रोड्यूस करके उनकी प्रगति और विकास भी हम लोग सुनिश्चित करें। उनके हैंड हेल्ड फोन्स के आधार पर, हर सॉफ्टवेयर के आधार पर हर ट्रांजैक्शन की एंट्री हो पाएगी। नई सेवाएं हम उनके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने अनुरोध किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड की कंपनीज की KYC हो, चाहे आधार की बात हो, चाहे डाक निर्यात केंद्र हो, तो उनका कार्य भी विस्तृत किया जा रहा है, उनका पोर्टफोलियो भी विस्तृत होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली की खरीदारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है और पुराने अहमदाबाद का भद्रकाली इलाका रौनक से जगमगा उठा है। मार्केट में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसी मार्केट का जायजा लिया संवाददाता केतन जोशी ने। कुछ दिनों के बाद दीपावली का त्योहार आने वाला है और मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं। ये अहमदाबाद का भद्रकाली इलाका है। पुराने अहमदाबाद का ये मार्केट जो हर साल दीपावली से 8 दिन पहले लगना शुरू हो जाता है और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखिए कि घर की हर चीजें यहाँ खरीदारी होती है, चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, मिठाई हो या तो
दिवाली के रंग हो या सुशोभन करने की चीजें हो। भद्रकाली माता जी का मंदिर है, वो नगर देवी कहा जाता है और इस नगर देवी के आशीर्वाद से सदियों से ये मार्केट यहाँ दीपावली के आसपास भरना शुरू हो जाता है और यहाँ ऐसे परिवार आते हैं जो काफी कम आमदनी पाते हैं, लेकिन दीपावली के मौके पर वो यहाँ अवश्य आते हैं और कुछ न कुछ ऐसी खरीदारी करके जाते हैं। यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक खरीदारी होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दीपावली का त्योहार है, चाहे लोगों की जेब में भले ही कम पैसे हो, लेकिन ये त्योहार में खरीदारी अवश्य करते हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था का चक्का है वो अच्छी तरह से घूम सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है लक्ष्मी पूजन का विधि विधान, इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। शुभ दिवाली, सजाओ पूजा की थाली, शाम 5:57 पर जरूर देखें।